बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में हम आयनों के अभिगमनांक के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आयनों के अभिगमनांक ज्ञात करने की विधियों को पढ़ रहे थे। जो दो तीन विधियां बताई गई थी कि ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक हैं, वो हिटॉर्फ मेथड के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। वो मूविंग बाउंड्री मेथड या चल सीमा विधि के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है और ईएमएफ विधि के द्वारा देखा जा सकता है। इसमें से हमने पहली हिटॉर्फ विधि को पढ़ा था, जो कि लंबी होने के कारण हमने 3-4 टुकड़ों में इसको समझा। हिटॉर्फ विधि सबसे पहले हमने हिटॉर्फ विधि और उसकी थ्योरी के बारे में समझा। उसके बाद में हिटॉर्फ विधि के उपकरण के बारे में समझा, फिर हिटॉर्फ विधि के कार्यप्रणाली को समझा और फिर अब हम आज हिटॉर्फ विधि से ट्रांसपोर्ट नंबर की कैलकुलेशन को समझेंगे। तो अभिगमनांक की गणना या कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर इन हिटॉर्फ मेथड में, हिटॉर्फ विधि में अभिगमनांक की गणना। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन्स कैन बी डिटरमाइंड by determining change in concentration in anodic and cathodic compartments as well as amount of metal deposited in coulometer or voltameter. Transport numbers of ions can be determined. आयनों के अभिगमनांक ज्ञात किए जा सकते हैं। कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं? बाई डिटरमिनिंग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट्स। एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट्स में सांद्रता में परिवर्तन और उसके साथ साथ वोल्टामीटर या कूलोमीटर जो कनेक्ट करते हैं, उसके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट कितना होता है, कितना मेटल निक्षेपित होता है, इनकी मात्राएं ज्ञात करके निर्धारित करके हम ट्रांसपोर्ट नंबर का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट में कॉन्सेंट्रेशन परिवर्तन और कूलोमीटर या वोल्टामीटर में मेटल डिपॉजिटेड है, इसकी मात्रा से ये निकालेंगे हम। तो इस प्रकार से अगर निकालने के अंदर दो तरह की स्थितियां बन सकती हैं। देयर मे बी 2 केसेस में अराइज। दो प्रकार की परिस्थितियां, केस बन सकते हैं। तो उसमें से हम इस वीडियो के अंदर कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर इन हिटॉर्फ मेथड का केस फर्स्ट ले रहे हैं। केस फर्स्ट में क्या है? व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल, जब इलेक्ट्रोड अटैकेबल हो या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अनअटैकेबल, या ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। अर्थात अनअटैकेबल मीन्स जब इलेक्ट्रोड विलयन से क्रिया नहीं करते हो, आयन से क्रिया नहीं करते हो, तो ये स्थितियां होती हैं। ये तब होगी कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त किया जाए। तो कैसे? द एनोड यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट सिमिलर एज द कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। The anode used in the electrolysis is not similar to that of the cations of the electrolyte. हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत अपघटन में प्रयुक्त किया गया एनोड वैद्युत अपघट्य के धनायनों के, कैटायंस के समान नहीं होता है। केस फर्स्ट की बात यह है। तो विद्युत अपघट्य के जो कैटायंस या धनायन हैं, उसके समान इलेक्ट्रोलिसिस का एनोड नहीं हो तो इलेक्ट्रोड्स आर अनअटैकेबल स्थिति में या कहलाते हैं। और ये तब होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोड को, यानी कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को अपन काम में ले लें। फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के लिए, सिल्वर एनोड इज नॉट यूज्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन वेयर एज एनी अदर मेटल एनोड कैन बी यूज्ड। तो अगर हिटॉर्फ की विधि के अंदर
सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन या विलयन के साथ में सिल्वर एनोड को काम में नहीं लेवें, प्रयुक्त नहीं करें, और कोई किसी अन्य धातु का एनोड काम में लेवें, प्रयुक्त करें, तो उस प्रकार की जो स्थिति बनती हैं वो केस फर्स्ट की स्थिति बनती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ हम कुछ एज्यूम्स करते हैं, एज्यूम करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एनोडिक कंपार्टमेंट बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस। वैद्युत अपघटन से पूर्व, उसके पहले एनोडिक कक्ष के अंदर वैद्युत अपघटिकी सांद्रता बराबर Ni ग्राम इक्विवेलेंट। किससे माना इसने? माना कि एनोडिक कंपार्टमेंट या एनोडिक कक्ष में विद्युत अपघटन से पूर्व विद्युत अपघटिकी सांद्रता बराबर Ni ग्राम इक्विवेलेंट। ये पहली बात हमने मानी है कि एनोडिक कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता Ni है। पॉइंट नंबर 2, concentration of electrolyte in anodic compartment after electrolysis, that is NF। वैद्युत अपघटन के पश्चात एनोडिक कक्ष के अंदर वैद्युत अपघट की सांद्रता माना कि NF ग्राम इक्विवेलेंट है। हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। हेंस, अतः decrease in concentration of silver ions due to migration of silver ions in anodic compartment will be equal to Ni minus NF ग्राम इक्विवेलेंट। तो दो बातें हमने एज्यूम करी। पहली बात यह कि एनोडिक कक्ष में विद्युत अपघटन से पूर्व विद्युत अपघटन की सांद्रता Ni है, I फॉर इनिशियल, प्रारंभिक, Ni ग्राम, और वैद्युत अपघटन के पश्चात एनोडिक कक्ष में विद्युत अपघटन की सांद्रता NF है, F फॉर फाइनल, अंतिम। तो अगर ये स्थिति है तो हम ये कह रहे हैं कि एनोडिक कक्ष में सिल्वर आयन के माइग्रेशन या अभिगमन के कारण सिल्वर आयन की सांद्रता में Ag+1 आयन की सांद्रता में कमी बराबर क्या होगी? Ni माइनस NF ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन Ni इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल मीन्स बिफोर द इलेक्ट्रोलिसिस और फाइनल मीन्स आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस होने के पहले कॉन्सेंट्रेशन Ni से बताई गई, तो Ni माइनस NF। तीसरा एज्यूम जो पॉइंट किया हमने, अमाउंट ऑफ मेटल डिपोजिटेड इन वोल्टमीटर, दैट इज Ne ग्राम इक्विवेलेंट। धातु की मात्रा निक्षेपित, वोल्टामीटर में निक्षेपित धातु की मात्रा, वोल्टामीटर लिया कई जगह किलोमीटर में, धातु की निक्षेपित मात्रा बराबर Ne ग्राम इक्विवेलेंट। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन, अतः धनायन का अभिगमनांक, धनायन का अभिगमनांक किससे बताते हैं, डेजिग्नेट करते हैं? T पॉजिटिव से, स्मॉल t लेटर उसका पॉजिटिव लगाते हैं। तो T पॉजिटिव इज इक्वल टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट अपॉन अमाउंट ऑफ मेटल डिपोजिटेड इन वोल्टमीटर। क्या फॉर्मूला आ गया T पॉजिटिव का? T पॉजिटिव इज इक्वल टू एनोडिक कक्ष के अंदर वैद्युत अपघटकी सांद्रता में कमी अपॉन वोल्टामीटर में निक्षेपित धातु की मात्रा। इससे हम T पॉजिटिव निकालते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन Ag+1 आयन, दैट इज T प्लस आयन। अतः सिल्वर आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो गया, अभिगमनांक क्या होगा? तो आप देखें, ये T पॉजिटिव से दे रहे हैं हम, इट विल बी इक्वल टू Ni माइनस NF अपॉन Ne। ये Ni जो हैं इलेक्ट्रोलिसिस से पहले एनोडिक कक्ष की कॉन्सेंट्रेशन, NF जो हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में जो हैं एनोडिक कक्ष की कॉन्सेंट्रेशन, और Ne वोल्टामीटर या कूलोमीटर में निक्षेपित मेटल की मात्रा है। तो जो पूर्व में विद्युत अपघटन की मात्रा थी
उसमें से विद्युत अपघटन होने के बाद में मात्रा जो बचेगी वो सो दैट इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कम हो जाती हैं क्योंकि पहले ज़्यादा थी, फिर इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, तो Ni माइनस एन एफ अपॉन एन ई। अब ये ट्रांसपोर्ट नंबर निकल रहा है अपने टी पॉजिटिव या कैटायन का, और हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि चूंकि टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव इज इक्वल टू 1 होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू 1, और अगर ये होता है तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन यानी टी नेगेटिव विल बी इक्वल टू 1 माइनस टी पॉजिटिव, और 1 माइनस टी पॉजिटिव आ गया है इसका ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का। देयरफॉर दस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है तो यहाँ नाइट्रेट आयन काम में लिया गया है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट मीन्स एनायन, तो एनायन टी नेगेटिव से बताएंगे, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस टी पॉजिटिव है, देखो आप टी नेगेटिव यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू 1 माइनस टी पॉजिटिव, तो अब आप देखिए ये ट्रांसपोर्ट नंबर आ गया, ये 1 माइनस टी पॉजिटिव, तो टी पॉजिटिव की वैल्यू रखो, टी पॉजिटिव की वैल्यू है एन आई माइनस एन एफ अपॉन एन ई, तो टी नेगेटिव इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस एन आई माइनस एन एफ अपॉन एन ई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई टी नेगेटिव की या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन की। देयरफॉर टी नेगेटिव या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन विल बी इक्वल टू एन ई माइनस एन आई प्लस एन एफ अपॉन ई, और इसी फॉर्मूले से हम एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर को ज्ञात कर सकते हैं, जबकि इस उप फॉर्मूले से हम कैटायन के ट्रांसपोर्ट नंबर को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हिटॉर्फ की विधि के द्वारा ट्रांसपोर्ट नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें केस फर्स्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट नंबर हमने निकाला, जिसमें व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अनअटैकेबल, अर्थात विलयन भी सिल्वर नाइट्रेट है और इलेक्ट्रोड भी सिल्वर हो एनोडिक कक्ष में, वो स्थिति नहीं हो कि इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हमने काम में लिया, तो ऐसी स्थिति में हम ट्रांसपोर्ट नंबर केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। थैंक यू।